दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत भूकंप के झटकों से कांप उठा। ये झटके रात 10:31 पर महसूस किए गए। घबराकर कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें, इस भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां पर रात 10:31 पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। भूकंप में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। आपको बता दें, पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए। कल रात 10:31 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, किस तरह से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए। और आपको बता दें, इसका जो केंद्र था, भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां पर रात 10:31 पर यह भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस भूकंप में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। ट्रक को पहले सर थोड़ा झटका लगा, तो मैंने ऐसा महसूस किया शायद किसी गाड़ी ने टक्कर दी। तो थोड़ी देर में फिर खासा झटका लगा, फिर मैं परेशान हो गया। तब तक मैंने देखा यहाँ लोग भी थोड़े हलचल मची, तो तब मैंने महसूस किया कि अब जिलजिला हुआ सर। ऐसे लगा जैसे कोई कंपन सी हुई और हल्का सा सीलिंग फैन हिला और हम सब बाहर की तरफ भागे। बाहर देखा तो लोग बाहर सड़क पे आगे खड़े हो रखे थे, कोई देख रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सब आपस में ये बात करने लगे कि भूकंप आया है, भूकंप आया, और सब इस तरह से। लगभग कुछ 10:30 का समय था, सामान दे रहा था। मैंने देखा कि एकदम से थोड़ा कंपन सी महसूस हुई। मैंने अपना सीलिंग फैन देखा, हिल रहा था। अड़ोसी पड़ोसी मेरे सारे बाहर निकल के आ गए। तो तब मेरे को देखा, पता चला कि मैंने यहाँ भूकंप आया है। फीलिंग तो मेरे को भी हुई थी कि थोड़ा झटका सा लगा था, पर घूम रहा था इसलिए मेरे को ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो लोगों से पता लगा कि भूकंप के झटके लगे। हम खाना खा रहे थे ऊपर, वो अचानक से बोतल हिला, हम डर गए। डर के बाहर आए तो बाहर देखा सब जो है भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई थी। तो हम बाहर आए तो सब फिर झटके महसूस हुए थे। दिल्ली के लोगों को फरवरी में ही एसी चलाने की जरूरत महसूस होने लगी। कैलेंडर के हिसाब से ये महीना जाती हुई ठंड का है, लेकिन हैरानी की बात यह कि फरवरी में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में गर्मी का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। सामान्यतः 30 डिग्री दूसरे पखवाड़े में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, और आने 2-3 दिन के बाद बात करें तो एक बार फिर ये 30 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर अभी से लोग बिना स्वेटर और जैकेट के दिखने लगे हैं। चंद रोज पहले तक जाड़े से परेशान लोगों को गर्मी सताने लगी है। फरवरी की पहले पखवाड़े में ही तापमान 30 डिग्री को छू चुका है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि ये तापमान पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ भी सकता है। यही हाल मुंबई का है, जहां लोगों को गर्म कपड़े परेशान करने लगे हैं। पारा चढ़ने लगा तो चौपाटी पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग समंदर में डुबकी लगाकर मस्ती करने लगे, नारियल पानी और बर्फ के गोले की चुस्की लेते दिखने लगे। हालांकि कामकाजी लोगों को ये गर्मी सताने लगी है। रोड पे भी चलते हैं तो बहुत ज्यादा धूप है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। परेशानी ये है कि अगर फरवरी में ही एसी चलाने की नौबत आ गई तो मई और जून तक मौसम का मिजाज आग लगाने वाला हो सकता है। हरियाणा के रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़े में कल रात करीब 8:15 बजे अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में जिम्नेजियम के कोच, उनकी मां, यूपी की महिला पहलवान और रेलवे का एक कर्मचारी शामिल है। देर रात तक पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में जुटी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जाट कॉलेज के अखाड़े में फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। फायरिंग की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। चार देशों तक पहुंची भूकंप की धमक। दिल्ली समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तजाकिस्तान में भूकंप का केंद्र रहा, जहां तीव्रता 6.3 मापी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 4 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। यूपी के सीएम योगी मार्च में गोरखपुर के चिड़ियाघर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले वन मंत्री दारा सिंह ने निरीक्षण किया। यूपी में 15 फरवरी से सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का आदेश दिया गया, जो कि पूरी एहतियात के साथ दोबारा खोले जाएंगे। हरियाणा में लव जिहाद कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इसे जल्द कानून की शक्ल दी जाएगी। ओपिनियन लेने के बाद हम उसका एक एक्ट बनाने जा रहे हैं।
यूपी के फिरोजाबाद में एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। खबर है कि केंद्र ने कोरोना टेस्टिंग पर बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि आरजेडी नेता मनोज झा ने टेस्टिंग पर सवाल उठाए थे। दिल्ली के वजीरपुर में एक शख्स को उसके ही दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूपी के बुलंदशहर में सामूहिक विवाह योजना के तहत 180 जोड़ों की शादी करवाई गई। हर जोड़े के खाते में 35,000 रुपए और जरूरत का सामान भी दिया गया। बंगाल में लेफ्ट की ओर से बुलाए गए 12 घंटे के बंद के दौरान खूब बवाल हुआ। इस बंद में कांग्रेस ने भी लेफ्ट पार्टियों का समर्थन किया। एक दिन पहले कोलकाता में 1 मार्च के दौरान लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके विरोध में उसने अगले दिन बंद बुलाया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आसनसोल में तो सड़कों पर उतरे लेफ्ट कार्यकर्ता लोगों से मारपीट करने पर उतारू दिखे। उन्होंने मोटरसाइकिल से जा रहे एक शख्स को घेर लिया और उसे मारने लगे, जिसके बाद कुछ लोग उसे बचाने आगे आए और वो जैसे तैसे वहां से निकला। जबकि उत्तर 24 परगना में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से लोगों का सड़क से आना जाना मुश्किल हो गया। वहां इन लोगों ने रास्ता ब्लॉक करने के लिए सड़क पर एक टायर जला दिया। हद तो तब हो गई जब बाजार में दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया जाने लगा। इतना ही नहीं, ट्रेन रोकने की कोशिश भी हुई। वहां प्रदर्शनकारी झंडे लेकर पटरियों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। जबकि कोलकाता में लेफ्ट के बड़े नेता सड़कों पर उतरे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसके विरोध में मार्च निकाला। लेफ्ट पार्टीज के बंद के समर्थन में आज जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है लेफ्ट के सभी दलों के, वो कोलकाता की सड़कों पर निकले हैं। वहीं राज्य सरकार ने लेफ्ट के बंद का विरोध किया और सभी सरकारी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिया कि वो काम पर पहुंचे, वरना उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जहूर अहमद नाम के टीआरएफ के एक आतंकी को देर रात धर दबोचा, जो कि हथियारों की सप्लाई लेने के लिए सांबा सेक्टर में आया हुआ था। जहूर पर पिछले साल कुलगाम में बीजेपी के 3 नेताओं और एक पुलिस वाले की हत्या का आरोप है। लश्कर से जुड़ा आतंकी संगठन टीआरएफ में जहूर अब्बास शेख के बाद दूसरे नंबर का आतंकी है। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा नाम के लड़के की हत्या पर बड़ा सियासी बवाल छिड़ गया। भव्य राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के मकसद से रिंकू शर्मा ने कुछ महीने पहले एक यात्रा निकाली और परिवार का दावा है कि मोहल्ले के कुछ लड़कों की उसी वक्त से रिंकू से अनबन शुरू हो गई थी। लेकिन 10 और 11 फरवरी की दरमियानी रात ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि रिंकू शर्मा की जान चली गई। बड़ी संख्या में हमलावर रिंकू के घर में दाखिल हुए और पूरे परिवार को मारने की कोशिश की। रिंकू की मां का दावा है कि घर में रखे एक गैस सिलेंडर को आग लगाने की भी कोशिश हुई, जिसका एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया। वीडियो में रिंकू की मां हमलावरों से सिलेंडर छीनती हुई दिखी। हम 5 को मारने आए थे, सिलेंडर तक खोला मेरे घर का, वो तो मैंने खींच लिया। घर में मचे हंगामे के इस वीडियो में डंडे पकड़े कई आरोपियों के चेहरे साफ दिखे। अचानक एक लड़का हाथ में चाकू लेकर रिंकू की तरफ जाता दिखा। रिंकू की मां ने उसके हाथ में चाकू देखते ही उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन खुद को छुड़ाकर वो आगे चला गया। हमलावरों की तादाद कितनी थी, इसका अंदाजा घर के पास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से लगाया जा सकता है। गलियों में अलग अलग जगहों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि 10 से ज्यादा लड़के पूरी तैयारी के साथ रिंकू के घर पहुंचे थे। कई लड़कों के हाथों में बड़े बड़े डंडे दिखे और परिवार का दावा यह है कि राम भक्ति ही रिंकू शर्मा की हत्या की वजह बन गई। लेकिन हत्या की जांच कर रही दिल्ली पुलिस का दावा इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि पुलिस मानती है कि 10 फरवरी की रात को रिंकू के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी झगड़े की वजह बनी। इस रेस्टोरेंट को लेकर इसके बंद होने के ऊपर ये झगड़े की शुरुआत हुई है। पुलिस ने अब तक हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हत्या की वजहों पर परिवार और पुलिस की थ्योरी मेल नहीं खाती। वो राम जी को लेके, अपने हिंदू धर्म को लेके वो बहुत कट्टर थे, तो अनबन में इन्होंने धमकियां दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पीड़ित परिवार के घर पर मातम पसरा है। रिंकू की मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के मुताबिक मरने से पहले भी रिंकू के मुंह से राम का नाम ही निकला था। मेरे को क्या किया, मैं यार रो रही थी, बेटा मम्मी जय श्री राम, बस मुझे इंसाफ चाहिए। रिंकू शर्मा के घर के बाहर इंसाफ की मांग करते हुए एक पोस्टर भी लगा दिया गया और दिन भर रिंकू शर्मा के घर मोहल्ले के लोगों का ही नहीं बल्कि नेताओं का जमावड़ा भी लगा रहा। मातम में डूबे परिवार को सांत्वना देने के लिए कई नेता उनके घर पहुंचे।
जिनमें बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी शामिल हैं। हंसराज हंस ने दावा किया कि पुलिस को परिवार का पक्ष सुनना चाहिए। परिवार की सबसे पहले सुनी जाएगी। बच्चा शेयर करता है आके किसी से रंजिश है क्या है। दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस हत्या को राम भक्तों के खिलाफ साजिश बताते रहे। वहाँ पर राम जन्मभूमि का पूजन हुआ, उसके बाद वहाँ यात्रा निकाली गई और उसके बाद इनकी तकरार हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने हत्या को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की। इसको कम्युनल रंग ना दिया जाए, जो भी इस हत्या के पीछे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। रिंकू शर्मा के भाई मन्नू ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर परिवार को सुरक्षा देने की मांग की, जिसके बाद दिन भर रिंकू के घर के पास पुलिस के जवानों की तैनाती रही। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के मौके पर नेटवर्क 18 सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचा। इन इलाकों में बीएसएफ ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए काफी तैयारियां की हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले आतंकी नाले के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करते थे, लेकिन अब अपनी रणनीति में बदलाव करके वो लोग सुरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के हर मंसूबों को नाकाम करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहती हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि धारा 370 हटने की कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद पाकिस्तान कश्मीर घाटी में हिंसा भड़काने को लेकर काफी समय से बेकरार है। हम आ पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा में और आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां पर सबसे लेटेस्ट एक टनल बीएसएफ ने एक्सपोज की है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजीव आपको दिखा रहे हैं कैसे जो ये टनल है बनाई गई पाकिस्तान द्वारा और आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए ये टनल इस्तेमाल होती थी। आप देख सकते हैं 13 जनवरी पूरे एक महीने पहले ये टनल एक्सपोज हुई। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आ पहुँची है। ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की सीमा पर है, सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में, और दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कैसे पाकिस्तानी स्टेट हो, आर्मी हो या रेंजर्स हो, वो अपना कॉन्स्पिरेसी और जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से अब बदल रहे हैं। जो तारों के द्वारा एक घुसपैठ होती थी उसमें अब बदलाव देखा गया है और इन टनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इंटेलिजेंस ने कई सालों से इंडिकेट किया था कि जो यहाँ पर नाले हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में वहाँ से घुसपैठ हो रही है, लेकिन अब जो स्टडीज़ हो रही हैं और जो इंटेलिजेंस गैदर हुई है वो बता रही है कि ऐसे टनल इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 4 से 5 ऐसे टनल का एक्सपोजे हुआ है इस एरिया में और इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान और भी ऐसे टनल पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बना रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान में बहुत डेस्परेशन है कि आतंकवादी, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों या लश्कर ए तोयबा के, उनको जम्मू कश्मीर में कैसे भेजा जाए आतंकवादी हमलों के लिए। लेकिन बीएसएफ मुस्तैदी से इन षड्यंत्रों का मुकाबला इस एरिया में कर रहा है। एलओसी पर भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। बीएसएफ के आईजी एनएस जम्वाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि 6 महीने में सांबा कठुआ बॉर्डर पर 4 टनल का पता लगा है, जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ओर से सरकार आतंकियों की मदद कर रही है, क्योंकि बिना सरकार की मदद के ये कर पाना नामुमकिन है। कोई भी आदमी जीरो लाइन के नज़दीक आके टनल नहीं खोद सकता है। कुछ एक इलाके ऐसे रखे हुए हैं पाकिस्तान की साइड में जो डेलिबरेटली टनल्स खोदने के लिए ही रखे हुए हैं, और कोई भी टनल जो है वो कम से कम 1-2 महीने उसको लगते हैं। तो इतने लोग जीरो लाइन के आसपास में आके टनल खोद रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके इस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ दर्शाता है। टनल की अगर आप बनावट को देखते हैं, उसमें जो इंजीनियरिंग एफर्ट लगी हुई है वो एक प्रॉपर ट्रेंड इंजीनियरिंग एफर्ट दिखाती है। तो इससे भी लगता है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है टेररिस्ट को इंडियन साइड में भेजने के लिए। म्यांमार की सेना ने वहां तख्ता पलट करके जनता के साथ जो ज्यादती की, अब उसके खिलाफ दूसरे देशों में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। थाईलैंड, जापान के साथ अब फिलीपींस में म्यांमार की सेना का विरोध शुरू हो गया और फिलीपींस की राजधानी मनीला में तो लोगों ने अपनी भड़ास निकालने का एकदम अनोखा तरीका अपनाया। वो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए थाली बर्तन पीटकर, सीटी बजाकर सेना के सत्ता हथियाने पर जमकर बरसे। प्रदर्शनकारियों ने 3 उंगलियां दिखाकर लोकतंत्र का समर्थन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने म्यांमार की सत्ता चुनी हुई सरकार को तुरंत लौटाने की मांग उठाई।
वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में प्रदर्शनकारी बिजली की लड़ियां, एलईडी मोमबत्तियां और दिए लेकर सड़क पर बैठ गए। वहीं कुछ ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर पूरा इलाका रोशन कर दिया। म्यांमार से ताल्लुक रखने वाले करीब 33,000 लोग जापान में रहते हैं। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर वही लोग थे। वहीं म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ आंदोलन की शक्ल ले चुका विरोध प्रदर्शन जंगल की आग तरह फैल रहा है। अब वहां के बागान शहर में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया और पारंपरिक वेशभूषा में सज धजकर सेना की तानाशाही का विरोध करने निकल पड़े। बड़े तो बड़े, कुछ बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सेना से कुर्सी खाली करने की मांग उठाते हुए प्रदर्शनकारी प्राचीन बौद्ध स्तूपों और मंदिरों से होते हुए गुजरे। म्यांमार में सेना ने प्रदर्शनकारियों को चुप रहने की धमकी दी है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि यूनेस्को की जिस हेरिटेज सिटी में लोगों के घर ही पर्यटकों के भरोसे चलते हैं, वहां अपनी कमाई छोड़कर वो सेना के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। मध्य प्रदेश के बैतूल में कंगना रनौत का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। किसानों पर कंगना ने लगातार बयान से नाराज कांग्रेस ने राज्य में शूटिंग न करने की धमकी दी और कांग्रेस ने कंगना को माफी मांगने के लिए 12 फरवरी तक का वक्त दिया था। लेकिन जब कंगना ने माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ नारेबाजी की और इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सारनी में जाकर फिल्म धाकड़ की शूटिंग रोकने के लिए निकल पड़े। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर फिल्म के सेट की तरफ बढ़ रहे थे तो वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने के लिए आमादा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इससे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने इन पर पानी की बौछार की। कांग्रेस ने दोबारा चेतावनी देते हुए कंगना को माफी मांगने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे का और समय है, अगर यदि वो माफी नहीं मांगती तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। हालांकि धाकड़ कंगना को कांग्रेस की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही हैं। एक ट्वीट में तो उन्होंने ये तक लिख दिया, मुझे नेतागिरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर लगता है कांग्रेस मुझे नेता बनाकर ही छोड़ेगी। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने कंगना को देशभक्त बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। छोटे भैया नेता भूल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। हम पूरी तरह से कंगना रनौत जी को सुरक्षा भी देंगे। कांग्रेस की धमकियों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कंगना की सुरक्षा बढ़ा दी है। कृषि सुधार कानूनों पर चल रहे घमासान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले पद संभालने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस ने किसानों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले नाना पटोले को कई सीनियर नेताओं पर तरजीह देते हुए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना, जिसके बाद वो अपने साथी पदाधिकारियों के साथ ट्रैक्टर चलाते हुए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। इस दौरान ट्रैक्टर की ट्रॉली पर उनके साथी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम ट्रैक्टर पर सवार होकर के अपने कार्यभार ग्रहण करने के लिए जा रही है। ट्रैक्टर से पहले वो बैलगाड़ी पर भी सवार हुए। कुछ दूर तक बैलगाड़ी चलाने के बाद वो फूलों से सजे एक ट्रैक्टर पर सवार हो गए और पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान पटोले ने किसानों से के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। महाराष्ट्र के पूरे किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसी तरह ट्रैक्टर चलाते हुए वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। सीरिया के अलबाब से कुएं के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। 4 साल की एक बच्ची खेलते खेलते घर के पास एक सूखे कुएं में गिर गई, जिसकी खबर मिलते ही राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया और उनमें से एक बचाव कर्मी रस्सियों के सहारे गहरे कुएं में उतर गया। इसके बाद वो कुएं के निचले इलाके की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर में वो कुएं के अंधेरे को चीरता हुआ बच्ची तक पहुंच गया। जैसे ही बचाव कर्मी के हेलमेट में लगी टॉर्च बच्ची के चेहरे पर पड़ी तो वो रोने लगी। बचाव कर्मी ने बच्ची को अपने आगोश में ले लिया और उसे प्यार से पुचकारा और उसे शांत कराने की कोशिश की, पर वो लगातार रोए जा रही थी। इस बीच बच्ची उसे अपने हाथ में लगी चोट दिखाने लगी। बच्ची को जल्द से जल्द इस कुएं से बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मी ने अपने साथियों को आवाज दी। आवाज सुनकर कुएं के बाहर खड़े बचाव कर्मियों ने उस रस्सी को खींचना शुरू किया, जिसके सहारे राहत दल का एक सदस्य अंदर गया था।
बच्ची को सही सलामत देखकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। कुएं से निकलते ही बच्ची का वहां मौजूद एम्बुलेंस में मेडिकल चेकअप भी किया गया। 4 साल की वो मासूम अब पूरी तरह से सही सलामत है। अमेरिका के टेक्सास से सांसें थाम कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 100 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिनमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि यह भयानक हादसा बर्फीले तूफान और बारिश से सड़क पर बनी फिसलन की वजह से हुआ। और जो वीडियो सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। वीडियो में एक ट्रक हाईवे पर हादसे का शिकार हुई गाड़ियों से भिड़ता दिखा। उसके बाद दूसरा ट्रक कई गाड़ियों को उड़ाता नजर आया और फिर उनके पीछे कई कारें एक के बाद एक टकराती चली गईं। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें तो गाड़ियों का कचूमर निकला दिखाई दिया। वो सभी एक के ऊपर एक चढ़ी नजर आई, जबकि एक तस्वीर में तो एक कार के ऊपर कई कारें चढ़ी दिखी। For the first responders here, walking is treacherous. इन गाड़ियों की हालत देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने उन पर बुलडोजर चलाया हो, जबकि कुछ के तो परखचे ही उड़े नजर आए। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए गए। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक पुलिसकर्मी पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया। नागलोई थाने का यह हेड कांस्टेबल गुमशुदा प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने गया था, तभी वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाज के लिए कांस्टेबल को अस्पताल ले जाना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। सीतारमण आज विपक्ष को जवाब देंगी। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर विपक्ष को जवाब देंगी। इसके साथ ही बजट का पहला सत्र पूरा हो जाएगा और दूसरा सत्र मार्च में होगा। बिहार के बेतिया में अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। राजस्थान के कोटा में पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। राजस्थान में दौरे के दूसरे दिन आज राहुल गांधी अजमेर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके बाद वो नागौर में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। जम्मू में गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले का पोस्टर दिखाई दिया। नोएडा में पुलिस की एक टीम को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। इस टीम ने चंद घंटों में डीआरडीओ के साइंटिस्ट को अपहरण के चंद घंटों में सुरक्षित बरामद कर लिया था। सीएम योगी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के इन मेधावियों को सम्मानित भी करेंगे। बिहार के झाबुआ में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिस पर 27 मुकदमे दर्ज हैं। असम में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। News18.com की रिपोर्ट है कि असम में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 5 रुपए सस्ती कर दी। यही नहीं, शराब पर लगने वाला टैक्स भी 25% घटा दिया गया। राज्य के वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इस कटौती का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकार की ओर से दलील दी गई कि कोरोना की वजह से लागू सेस को हटाने के बाद दाम कम किए गए और नई दरें आधी रात से लागू भी हो जाएंगी। मार्च अप्रैल के दौरान असम में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। कल रात मुंबई के खार इलाके में पार्किंग में खड़ी पिकअप वैन में आग लग गई। आग रात करीब 11:15 बजे लगी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक आग पर कुछ ही मिनटों में काबू पा लिया गया। चूंकि वैन पार्किंग में खड़ी थी तो किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस वैन में आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना नियमों के तहत 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन स्कूलों को पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई तो राज्य में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए पढ़ाई फिर शुरू कर दी गई। सरकार के इस फैसले से स्कूल एक बार फिर गुलजार हो गए। राजधानी कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में कई छात्र वहां के एक स्कूल के बाहर खड़े नजर आए। इस दौरान वो कोरोना नियमों का पालन करते दिखे। कुछ बच्चों को उनके घर वाले स्कूल छोड़ने पहुंच गए। क्लास के अंदर सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत एक दूसरे से दूर बैठाया गया। लगभग 1 साल के बाद कोलकाता में स्कूल खुले हैं। टेबल पर आप देख सकते हैं, सभी के टेबल पर सैनिटाइजर है, मास्क है। कोरोना से बचने के लिए क्लास में सभी बच्चे मास्क पहनना नहीं भूले। करीब साल भर बाद स्कूल खुलने और अपने दोस्तों से मिलने की खुशी सभी बच्चों के चेहरे पर साफ नजर आई। ये अच्छा लग रहा है, इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि कब स्कूल खुलेगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सिलीगुड़ी से भी सामने आई। वहां के एक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए।
चीन मसले पर रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया। राहुल ने आरोप लगाए थे कि चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन हड़प ली है, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि LAC फिंगर 8 तक है, ना कि फिंगर 4 तक। भारत के जवान फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं। फिंगर 3 पर भारत की अस्थायी पोस्ट है, जबकि फिंगर 8 पर चीन की अस्थायी पोस्ट है। भारत ने अपनी जमीन का जरा सा भी हिस्सा नहीं खोया है। उधर विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की सेना के अपनी जगह पर जाने के बाद ही 10वें दौर की बातचीत होगी। I think they have been very clearly spelt out in RM statement, which is self-explanatory. 10th round of senior commanders meeting within 48 hours after complete disengagement in the Pangong Lake area to address the remaining issues. दिल्ली NCR में आज घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली का प्रगति मैदान हो, अक्षरधाम हो, मयूर विहार हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगह सिर्फ एक जैसी तस्वीर नजर आई। ये तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धुंध की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। नौबत ये आ गई कि प्रगति मैदान में मुश्किल से कुछ नजर आया। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली के प्रगति मैदान की दिखा रहे हैं, जहां पर सफेद धुंध के सिवा कुछ नजर नहीं आया और ऐसा लग रहा है मानो बादल ही सड़क पर आ गए हों। दिल्ली NCR में धुंध की चादर फैली है। लो विजिबिलिटी की वजह से घरों से निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुकरबा चौक और नोएडा की, जहां पर चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। और आज की सुबह जब लोगों ने आंख खोली तो चारों तरफ धुंध के सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आया। ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, काम पर जाने वाले लोग हैं, उनको काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी चला के लेके आया हूँ, अभी सवारी उधर से लेके आया था तो दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी बिल्कुल लगने से बच रही थी, मतलब एक्सीडेंट होने से बच रही थी बेर, तो इसलिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है। सावधानी से चलाने पड़ेगी। ठंड कुछ ज़्यादा ही है, कल तो बहुत नॉर्मल था। मैं भी आज डबल कपड़े पहन के आया हूँ। बीजेपी सांसद का राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव। लोकसभा में बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को दिया। सांसद ने राहुल पर देश की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी को संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा का चीरहरण करना उनका स्वभाव बन गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बस के खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। सभी यात्री हैदराबाद लौट रहे थे। हरियाणा के सोनीपत में महिला के रेप और हत्या के आरोपी को 13 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर 25,000 का इनाम भी था। विश्व दाल दिवस के अवसर पर कई देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई। इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर ने दाल उत्पादन के मामले में भारत की उपलब्धियां गिनवाई। भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान देर रात रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने वहां ठहरे हुए लोगों से बात की। यूपी के बरेली में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बताया गया कि वो पहले भी रिश्वत के मामले में जेल जा चुका है। मुंबई के नगर निगम BMC ने शहर को साफ रखने के लिए हाईटेक तरीका खोज निकाला। न्यूज़ 18 की श्रेया दुबे की रिपोर्ट है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी के लिए जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को एक सॉफ्टवेयर से जोड़ने की तैयारी है, जिससे पहले कचरा फैलाने वाले शख्स की तस्वीर कैमरे में कैद होगी और फिर उस सॉफ्टवेयर की मदद से उस आदमी की तस्वीर BMC के दफ्तर में बैठे कर्मचारियों तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद उस इलाके में मौजूद BMC के कर्मचारी को वहां भेजकर कचरा फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि वो कचरे को सड़क पर फैलाने के बजाय सीधे डिब्बे में डालें। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी जो लोग कचरा फैलाते मिलेंगे उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। रिजल्ट मिलता जाएगा और उनकी आदतें हैं वो बदलती जाएगी। नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। बिहार के बक्सर में प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई। बताया गया कि सड़क चौड़ी करने के लिए मकान की दीवार को गिराया गया। ये प्रशांत किशोर का पुश्तैनी मकान है, जहां अब वो नहीं रहते हैं। प्रशांत किशोर आजकल ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकार हैं। यूरोप के देश अल्बानिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया। बताया गया कि आसमान से बरसी आफत वहां बहने वाली बुना नदी में उफान ले आई और उसका पानी अपने किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में भरने लगा।
सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में सब कुछ जलमग्न दिखाई दिया। हालात इस हद तक खराब हो गए कि सेना की मदद लेनी पड़ी, जिन्होंने बाढ़ में फंसे कई परिवारों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई। Më shumë në rrezik jetët e njerëzve, gjë së gjallë, sigurinë। सड़कें और गलियां बाढ़ के पानी से भरकर तालाब बन गई और लोग मजबूरी में उसी से गुजरते नजर आए। बाढ़ ने कई घरों को बर्बाद करके रख दिया। हालांकि हालात कुछ संभलने के बाद वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बस के खाई में गिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस भीषण सड़क हादसे में घायल हो गए, जिन्हें तुरंत आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। खबर है कि बस में कई लोग सवार थे और उनमें से ज्यादातर हैदराबाद के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की अच्छी सेहत के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाल विकास विभाग ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए एक योजना बनाई है, जिसके तहत वहां जाने वाले 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों तक पौष्टिक खाना पहुंचाया जाएगा, जो कि हर आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद इस उम्र के बच्चों का पेट भरने के साथ उन्हें तंदुरुस्त रहने में भी मदद करेगा। बताया जा रहा है कि जो खाना इन बच्चों को परोसा जाएगा वो गर्म और ताज़ा होगा। राज्य में कुल 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें जाने वाले लाखों बच्चों को सरकार की इस नई योजना से फायदा मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु के विरुधुनगर से दिल को झकझोर कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पटाखों की एक फैक्ट्री में आग लग गई और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि वो उसकी चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए। ये आग इतनी भीषण थी कि उसमें लगातार आग पकड़ते ही जा रही थी। पटाखों में धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहां धुआं उठने लगा और जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो ये मंजर देखकर वहीं रुक गए। ऐसे हालात में वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 16 जिंदगियों के दम तोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया और घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद देने के लिए मंजूरी दी है और इसके साथ ही जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। राजस्थान के कोटा में नगर निगम की बैठक के दौरान चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक महिला पार्षद ने विरोधियों पर गमले से हमला कर दिया। वहां नगर निगम के बजट सत्र की बैठक थी, जिसमें किसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते वहां हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच बीजेपी की एक पार्षद ने दूसरी तरफ के पार्षदों पर पौधा उखाड़कर फेंक दिया। इस पूरे हंगामे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई महिला पार्षद धक्का मुक्की और हाथापाई करती दिखाई दी। माहौल बिगड़ता देख दोनों तरफ के लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक बीजेपी पार्षद संतोष बेरवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और वहां रखे एक गमले को उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन गमले के बजाय उनके हाथ में सिर्फ पौधा ही आया, जिसके बाद उन्होंने उस पौधे को ही सत्ता पक्ष के पार्षदों पर दे मारा। ये पौधा कांग्रेसी पार्षदों की मेज पर जाकर गिरा। इसके बाद माहौल और गर्मा गया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि इस हमले में उनकी एक पार्षद जख्मी हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी चोटिल भी हमारी पार्षद हुई है। जवाब में बीजेपी पार्षद ने कांग्रेसी पार्षदों पर ही बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगा दिए। थप्पड़ मारा। इस हंगामे के बाद दोनों ही तरफ के पार्षद आईजी दफ्तर पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां 2 लोग बीच सड़क पर मारपीट करते नजर आए। आरोप है कि ये विवाद पैसों को लेकर शुरू हुआ था और बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद दोनों तैश में आकर बीच सड़क पर ही उलझ गए। बताया गया कि पिटाई खा रहा शख्स टेम्पो ड्राइवर है। गुस्से में आग बबूला आदमी ने आओ देखा न ताओ और टेम्पो ड्राइवर पर हाथ चलाना शुरू कर दिया। कभी वो तैश में आकर उसके बाल उखाड़ता तो कभी टेम्पो ड्राइवर भारी पड़ जाता। ये सारा माजरा बीच सड़क पर चलता रहा। सरेआम मारपीट देखकर सड़क से गुजर रहे लोग वहां पहुंच गए और थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। शुरू में कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन मामला बढ़ने पर कुछ लोग बीच बचाव के लिए आए। इसी बीच सड़क से गुजर रहे लोगों ने मारपीट का ये वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। काफी देर तक चली मारपीट के बाद टेम्पो ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दी। उत्तराखंड के चमोली जिले में आए सैलाब के 6 दिन बाद उन गांवों के लोगों को राहत मिली, जिनका 7 फरवरी को बाकी इलाकों से संपर्क टूट गया था।
हालांकि इतनी जल्दी वहां नदी पर पुल बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन सेना के जवानों ने लोगों को राहत देने की अलग तरकीब निकाली और दूसरी तरफ के गांव के लोगों को रस्सियों के बंधी एक ट्रॉली के सहारे नदी पार करवाई। 7 फरवरी से पहले जिस जगह पर पुल हुआ करता था, ठीक उसी जगह सेना ने दोनों तरफ रस्सियों को बांधा। महिलाओं को और बच्चों को ट्रॉली के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे भेजा गया, जबकि बाकी लोगों को सेफ्टी बेल्ट पहनाकर और पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ नदी पार करवाई गई। कल आधा दिन से ही मानव सेना ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है गाँव वालों के लिए। नदी को इतनी ऊंचाई से पार करने में कई लोगों को डर लगता है, इसलिए उस डर को खत्म करने के मकसद से न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट ने भी इसी तरह नदी को पार किया। लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि यहाँ से जो दूरी तक आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ 100 मीटर की दूरी है और इस 100 मीटर की दूरी को किस तरह से पार कर सकते हैं बिना डरे। लोगों की मदद के अलावा सेना, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान उस सुरंग को भेदने में भी जुटे हैं, जिसके अंदर 30 से ज्यादा लोग फंसे हैं। काम तेज करने के मकसद से बचाव दल ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया। रणनीति के तहत जो काम किया जाएगा वो प्लानिंग ये रहेगी कि इस बीच 7 फरवरी को आए सैलाब का एक नया वीडियो भी सामने आया, जो एक मंदिर में खड़े किसी आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। अच्छी बात यह रही कि वीडियो बना रहे आदमी को वक्त रहते खतरे का अंदाजा हो गया था और वो जान बचाकर वहां से निकल गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब यात्रियों से भरी एक बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से बस पलट गई और ट्रक बेकाबू होकर पास के ही एक मकान में जा घुसा। इस हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने फौरन राहत बचाव का काम शुरू किया। बस पलटने की वजह से उसके अंदर कुछ लोग फंस गए, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस दौरान एक महिला समेत 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। बाद में हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सरकारी स्कूल के एक टीचर पर शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने का आरोप लगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार देने के बजाय वो टीचर स्कूल में हंगामा करता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जब गांव के एक आदमी ने इस पर आपत्ति जताई तो वो उस पर ही भड़क गया। दारू पी के क्या आओ आप स्कूल? तुम अध्यक्ष हो, अपने घर जाओ। नहीं अध्यक्ष स्कूल के बाहर जाओ आप। ये वीडियो शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया गया। निश्चित उस संबंधित शिक्षक पर हमारे इस कार्यालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उस पर यह भी आरोप लगा कि वो रोजाना इसी तरह शराब पीकर बच्चों को पढ़ाता है और दूसरे टीचरों के साथ बात बात पर बहस करता है। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में एक विमान टेक ऑफ करने के दौरान रनवे से फिसल गया। बताया गया कि बर्फबारी की वजह से रनवे पर काफी फिसलन थी। ऐसे में जब विमान टेक ऑफ करने के लिए बढ़ा तो वो फिसलते हुए रनवे के बाहर बनी खाई में जाकर अटक गया। सामने आई तस्वीरों में विमान का अगला हिस्सा खाई में लटका दिखाई दिया। हादसे के बाद बचाव दल विमान को वहां से बाहर निकालने में जुटा नजर आया। बताया गया कि विमान में 77 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दामाद शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। More than 27,000 crores have gone under the Mudra Yojana. Who takes Mudra Yojana? Damads? नाम लिया नहीं उन्होंने, अननेसेसरी आप क्यों फोर्स करते हैं? Sir, Damad, I didn't think of a trade back of the Indian National Congress. दामाद हर घर में होता है। बिहार के सिवान से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। बताया गया कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और उसमें वो बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे चल रहे 2 बाइक सवारों को रौंदता हुआ नजर आया। ये वही सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से टक्कर लगने के बाद दोनों आदमी जमीन पर गिर गए, जबकि वो ट्रक वहां से बेखौफ आगे बढ़ गया। ट्विटर पर देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस दिया, जिसमें दोनों से फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने वाले मैसेज की जांच के लिए जरूरी कदम उठाने पर जवाब मांगा।
कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र से कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा जिसके जरिए नफरत फैलाने वाले ये मैसेज रोके जा सकें। इस मामले में मई 2020 में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट से भड़काऊ मैसेज को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। देश के खिलाफ काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो आतंकवादी संगठन है, चाहे वो बैंड संगठन है, वो उसको यूज करते हैं। कोई लॉ नहीं होने की वजह से वो देश में हेट्रेड फैलाते हैं और ट्विटर उस पॉलिसी को फॉलो भी नहीं करता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कॉर्पोरेटर को कार से कुचलकर मार डाला। हत्या का ये सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लग गया है, जिसमें दिखा कि टक्कर मारने के बाद सफेद रंग की कार उस कॉर्पोरेटर के ऊपर चढ़ गई, जिससे वो जमीन पर बेसुध गिर गया। इसके बाद ड्राइवर ने कार को पीछे कर उसे एक बार फिर कुचल दिया। तभी वहां एक आदमी पहुंचा और उसने उस कार को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी और फिर से कॉर्पोरेटर को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। पुलिस ने इसे पुरानी रंजिश का मामला बताया। यूपी के कन्नौज में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। बताया गया कि सभी लोग लखनऊ से बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे। बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, सभी लोग बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे लखनऊ से, और ये दर्दनाक हादसा हुआ है यूपी के कन्नौज में, जहां पर कार बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज का ये मामला है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, एक कार बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। तुर्की के इज़मिर में बीती रात आए एक तूफान ने लोगों की नींद उड़ा दी। तेज हवा और बारिश ने बरसों पुराने पेड़ उखाड़ दिए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन एक निर्माण स्थल पर तो क्रेन ही गिर गई, जिस वजह से 16 मजदूर घायल हो गए। और सुबह जब तूफान की मचाई तबाही की तस्वीरें सामने आईं तो उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई जोरदार बम धमाका हुआ हो। मकानों की खिड़कियां टूटी हुई दिखी, उनकी छतों को भी नुकसान पहुंचा, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर नजर आए। तूफान इतना ताकतवर था कि सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम गाड़ी पलटी हुई दिखी। समंदर में खड़ी नावें भी तूफान में डामाडोल हो गईं। हरियाणा के करनाल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक चलती कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे, जिन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन तेज लपटों ने देखते ही देखते उनकी कार को जलाकर राख कर दिया। यह हादसा हाईवे पर हुआ, जहां कई गाड़ियां गुजर रही थी। गाड़ी में अचानक धुआं उठा, बोनट खोला तो आग लग गई। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने एक बड़ा झटका दिया। बजट पर चर्चा के दौरान अचानक उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की और शंख बजाया, मानो इसके जरिए दिनेश त्रिवेदी अपनी नई पारी के आगाज का संकेत दे रहे हों। इससे पहले जब वो राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो अचानक इस्तीफा देने का ऐलान करके उन्होंने सबको चौंका दिया। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। जिसके बाद टीएमसी नेताओं के चेहरे उतर गए। तो इतना चरम कदम उठाएंगे ये हमें पता नहीं था। चर्चा है कि दिनेश त्रिवेदी पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। टीएमसी ने उन्हें बजट के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए वक्ता के तौर पर खड़ा किया था, लेकिन त्रिवेदी ने अपनी ही पार्टी को राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर घेर कर सबको चौंका दिया। खबर है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और पार्टी उन्हें गुजरात से राज्यसभा सांसद बना सकती है। हालांकि वो खुद इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन राज्यसभा से इस्तीफे के बाद उन्होंने जो बयान दिया उससे दिनेश त्रिवेदी के बीजेपी में जाने के संकेत मिलने लगे। कयास से लगाए जा रहे हैं कि आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी में हमको शामिल होना है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बीजेपी भी एक नेशनल पार्टी है। मोदी साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सरकारी स्कूल के एक टीचर पर शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने का आरोप लगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार देने के बजाय वो टीचर स्कूल में हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जब गांव के एक आदमी ने इस पर आपत्ति जताई तो वो उस पर ही भड़क गया। दारू पी के क्या आओ आप स्कूल? तुम मत देखो, अपने घर जाओ।
नए अध्यक्ष स्कूल के बाहर जाओ आप। ये वीडियो शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया गया। निश्चित उस संबंधित शिक्षक पर हमारी इस कार्यालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उस पर यह भी आरोप लगा कि वो रोजाना इसी तरह शराब पीकर बच्चों को पढ़ाता है और दूसरे टीचरों के साथ बात बात पर बहस करता है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में परिवर्तन यात्रा रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बीजेपी बंगाल के अलग अलग जिलों में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, मुर्शिदाबाद भी उन्हीं में एक है। हालांकि पुलिस के मुताबिक उसने वहां यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी और इसीलिए उसने मुर्शिदाबाद के बरहमपुर इलाके में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोक दिया। लेकिन यात्रा में शामिल लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। फिर क्या था, वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक तरफ पुलिस वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने की कोशिश करते रहे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता भी डटे रहे। पुलिस वाले ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें धकेला और देखते ही देखते बात बढ़ गई। नौबत यह आ गई कि दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। ये दूसरी बार है जब पुलिस ने मुर्शिदाबाद के किसी इलाके में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोका। उत्तराखंड में आपदा के बाद आज से तपोवन टनल में लोगों की तलाश जारी है। आज वैज्ञानिक की टीम ग्राउंड जीरो पर जाएगी। एनडीआरएफ के मुताबिक सुरंग में मलबा हटाने के काम 80% तक हो चुका है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में नई मशीनें भी लगाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ आईटीबीपी की टीमें प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। देश में लव जिहाद पर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जाति और दूसरे धर्म में शादियों को समाज के लिए अच्छा बताया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अलग जाति या धर्म में शादी करने वाले नौजवानों पर टिप्पणी की और कहा कि जब पढ़े लिखे नौजवान अपनी जाति और धर्म से अलग हटकर शादी करेंगे तो समाज में भाईचारा बढ़ेगा। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि पुलिस और परिवार वाले ऐसे मामलों में गलत तरीके से पेश आते हैं, इसलिए उन्हें इस बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कर्नाटक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कही और वहां की सरकार को आदेश दिया कि वो पुलिस वालों को इस मामले में ट्रेनिंग दे और 8 हफ्तों में दिशा निर्देश बनाए। महाराष्ट्र के नासिक में 2 मजदूर 25 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों और दमकल कर्मचारियों ने बाल बाल बचा लिया। बताया गया कि वो सभी पानी की पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे थे और संतुलन बिगड़ने पर गड्ढे में जा गिरे, जिसके बाद मिट्टी हटाकर उन्हें बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें एक मजदूर का आधा शरीर मिट्टी में धंसा हुआ दिखाई दिया। वो काफी गहराई में गिरा था। पहले खुदाई करने वाली मशीन से ऊपर की मिट्टी हटाई गई और फिर कई लोग गड्ढे में उतर गए। ये तस्वीरें आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक आदमी फावड़े से मिट्टी हटाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर बाद लोगों ने उस मजदूर को बाहर निकाल लिया और फिर गोद में उठाकर गड्ढे से ऊपर ले आए और इसी तरह दूसरे मजदूर को भी सुरक्षित बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर की छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में परीक्षा के नतीजों से नाखुश बीबीए के कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने इस मुद्दे पर पहले अपने डिपार्टमेंट हेड से शिकायत की और जब वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करने लगे। कुछ टीचरों ने उन्हें समझाया भी, लेकिन वो वहीं डटे रहे। इससे पहले वो काफी देर तक अपने विभाग के अधिकारियों से बहस करते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कॉपियों की चेकिंग में गड़बड़ी की गई। 7 सब्जेक्ट के आधार पे रिजल्ट जारी किया गया है और जबकि 6 सब्जेक्ट में नंबर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी शिकायत की कि उनसे वजीफे के फॉर्म नहीं भरवाए गए और लगातार फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांगें पूरी न होने पर यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे डाली। चेन्नई में भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। माना जा रहा है कि आज का मैच चेन्नई में काली मिट्टी की पिच पर हो सकता है। पहला टेस्ट हारकर सीरीज में पिछड़ चुकी टीम इंडिया के सामने अब दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को और अपने आलोचकों को जवाब देने का मौका होगा। संभावना है कि दूसरे टेस्ट में एक अलग मिजाज की पिच खिलाड़ियों का स्वागत करेगी। पहला टेस्ट लाल मिट्टी की पिच पर खेला गया था। इस पिच की आलोचना भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने भी की थी। ऐसे में अब आज से काली मिट्टी की पिच पर मैच खेला जा सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन इस बार ये दूसरी पिच होगी।
केरल में सरकारी नौकरियों में धांधली के आरोप पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी मुद्दे पर राज्य में कांग्रेस के छात्र संगठन केएसयू के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राजधानी तिरुवनंतपुरम में नारेबाजी करते हुए सचिवालय की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सड़क पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें रोकने के लिए उन पर पानी की बौछार तक करनी पड़ी, लेकिन तितर बितर होने की बजाय केएसयू के कार्यकर्ता वहीं डटे रहे। इस कार्रवाई से उन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। उनके बीच मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में प्रदर्शनकारियों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। यही नहीं, विरोध जताने के लिए वो लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए। कुछ लोग तो वहीं लेट गए। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें संभाला जा सके। यूपी के अमरोहा में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बताया गया कि ब्रेड पकोड़ा खाने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ लोगों ने मकान की छत से पथराव किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी ने फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहे इस शख्स ने एक के बाद एक कई फायर किए। वीडियो सामने आने के बाद फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि दोनों पक्षों के बीच बाद में समझौता हो गया। ब्रेड पकौड़ा खाने को लेकर विवाद हो गया था। बाद में दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया, लेकिन एक तमंचे से फायर करने का वीडियो वायरल हुआ है। उसमें जब पता चला कि विवाद करने वाले एक व्यक्ति ने ही ऐसा किया था, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अवैध तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए चंबल घाटी के डकैतों का म्यूजियम बना रही। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों को सही संदेश देने के मकसद से इस म्यूजियम को बनाया जाएगा और इसमें 1960 से 2011 तक चंबल घाटी में सक्रिय रहे डकैतों की तस्वीरें, उनके अपराध और खात्मे के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उस दौरान पुलिस के डर से जिन डकैतों ने सरेंडर किया था, उनकी जानकारी भी इस म्यूजियम में दी जाएगी। इसके अलावा म्यूजियम में उन बहादुर पुलिस वालों के किस्से भी बताए जाएंगे जिन्होंने डकैतों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। बताया गया कि म्यूजियम बनाने के लिए मध्य प्रदेश के भिंड में एक पुराने थाने को चुना गया है। उनके फोटोग्राफ्स और भी जीवित चीजें लगाई जाएंगी ताकि लोगों को जानकारी मिले और लोग जो है अपराध की तरफ से मुंह मोड़े। दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत भूकंप के झटकों से कांप उठा। ये झटके रात 10:31 पर महसूस किए गए। घबराकर कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान था, जहां रात 10:31 पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। भूकंप किसी भी तरह से जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उत्तर भारत में कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। ताजिकिस्तान भूकंप का केंद्र रहा, जहां पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रात 10:31 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर आ गए। दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, जालंधर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कल रात उत्तर भारत में भूकंप आया और लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। ट्रक को पहले सर थोड़ा झटका लगा तो मैंने ऐसा महसूस किया शायद किसी गाड़ी ने टक्कर दी, तो थोड़ी देर में फिर खासा झटका लगा। फिर मैं परेशान हो गया। तब तक मैंने देखा यहाँ लोग भी थोड़े हलचल मची, तो तब मैंने महसूस किया कि अब जिलजिला हुआ सर। ऐसे लगा जैसे कोई कंपन सी हुई और हल्का सा सीलिंग फैन हिला और हम सब बाहर की तरफ भागे। बाहर देखा तो लोग बाहर सड़क पे आगे खड़े हो रखे थे, कोई देख रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब आपस में ये बात करने लगे कि भूकंप आया है, भूकंप आया, और सब इस तरह से। लगभग कुछ 10:30 का समय था, सामान दे रहा था। मैंने देखा कि एकदम से थोड़ा कंपन सी महसूस हुई। मैंने अपना सीलिंग फ़ैन देखा, हिल रहा था। पड़ोसी मेरे सारे बाहर निकल के आ गए, तो तब मेरे को देखा, पता चला कि मैंने कहा भूकंप आया है। फीलिंग तो मेरे को भी होती कि थोड़ा झटका सा लगा था, पर घूम रहा था इसलिए मेरे को ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो लोगों से पता लगा कि भूकंप के झटके लगे। हम खाना खा रहे थे ऊपर, वो अचानक से बोतल हिला, हम डर के बाहर आए, तो बाहर देखा सब जो है भी लगी हुई है।
इधर भी लगी हुई थी, तो हम बाहर आए तो सब फिर झटके महसूस हुए थे। दिल्ली के लोगों को फरवरी में ही एसी चलाने की जरूरत महसूस होने लगी। कैलेंडर के हिसाब से ये महीना जाती हुई ठंड का है, लेकिन हैरानी की बात यह कि फरवरी में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में गर्मी का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। सामान्यतः 30 डिग्री दूसरे पखवाड़े में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और आने 2-3 दिन के बाद बात करें तो एक बार फिर ये 30 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर अभी से लोग बिना स्वेटर और जैकेट के दिखने लगे हैं। चंद रोज पहले तक जाड़े से परेशान लोगों को गर्मी सताने लगी है। फरवरी की पहले पखवाड़े में ही तापमान 30 डिग्री को छू चुका है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि ये तापमान पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ भी सकता है। यही हाल मुंबई का है, जहां लोगों को गर्म कपड़े परेशान करने लगे हैं। पारा चढ़ने लगा तो चौपाटी पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग समंदर में डुबकी लगाकर मस्ती करने लगे। नारियल पानी और बर्फ के गोले की चुस्की लेते दिखने लगे। हालांकि कामकाजी लोगों को ये गर्मी सताने लगी है। रोड पे भी चलते हैं तो बहुत ज्यादा धूप है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। परेशानी ये है कि अगर फरवरी में ही एसी चलाने की नौबत आ गई तो मई और जून तक मौसम का मिजाज आग लगाने वाला हो सकता है। हरियाणा के रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़े में कल रात करीब 8:15 बजे अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में जिम्नेजियम के कोच, उनकी मां, यूपी की महिला पहलवान और रेलवे का एक कर्मचारी शामिल है। देर रात तक पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में जुटी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जाट कॉलेज के अखाड़े में फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। फायरिंग की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बंगाल में लेफ्ट की ओर से बुलाए गए 12 घंटे के बंद के दौरान खूब बवाल हुआ। इस बंद में कांग्रेस ने भी लेफ्ट पार्टियों का समर्थन किया। एक दिन पहले कोलकाता में 1 मार्च के दौरान लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके विरोध में उसने अगले दिन बंद बुलाया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आसनसोल में तो सड़कों पर उतरे लेफ्ट कार्यकर्ता लोगों से मारपीट करने पर उतारू दिखे। उन्होंने मोटरसाइकिल से जा रहे एक शख्स को घेर लिया और उसे मारने लगे, जिसके बाद कुछ लोग उसे बचाने आगे आए और वो जैसे तैसे वहां से निकला। जबकि उत्तर 24 परगना में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से लोगों का सड़क से आना जाना मुश्किल हो गया। वहां इन लोगों ने रास्ता ब्लॉक करने के लिए सड़क पर एक टायर जला दिया। हद तो तब हो गई जब बाजार में दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया जाने लगा। इतना ही नहीं, ट्रेन रोकने की कोशिश भी हुई। वहां प्रदर्शनकारी झंडे लेकर पटरियों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। जबकि कोलकाता में लेफ्ट के बड़े नेता सड़कों पर उतरे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसके विरोध में मार्च निकाला। लेफ्ट पार्टी के बंद के समर्थन में आज जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है लेफ्ट के सभी दलों के, वो कोलकाता की सड़कों पर निकले हैं। वहीं राज्य सरकार ने लेफ्ट के बंद का विरोध किया और सभी सरकारी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिया कि वो काम पर पहुंचे, वरना उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जहूर अहमद नाम के टीआरएफ के एक आतंकी को देर रात धर दबोचा, जो कि हथियारों की सप्लाई लेने के लिए सांबा सेक्टर में आया हुआ था। जहूर पर पिछले साल कुलगाम में बीजेपी के 3 नेताओं और एक पुलिस वाले की हत्या का आरोप है। आपको बता दें, लश्कर से जुड़ा आतंकी संगठन टीआरएफ में जहूर अब्बास शेख के बाद दूसरे नंबर का आतंकी है। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा नाम के लड़के की हत्या पर बड़ा सियासी बवाल छिड़ गया। भव्य राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के मकसद से रिंकू शर्मा ने कुछ महीने पहले एक यात्रा निकाली और परिवार का दावा है कि मोहल्ले के कुछ लड़कों की उसी वक्त से रिंकू से अनबन शुरू हो गई थी। लेकिन 10 और 11 फरवरी की दरमियानी रात ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि रिंकू शर्मा की जान चली गई। बड़ी संख्या में हमलावर रिंकू के घर में दाखिल हुए और पूरे परिवार को मारने की कोशिश की। रिंकू की मां का दावा है कि घर में रखे एक गैस सिलेंडर को आग लगाने की भी कोशिश हुई, जिसका एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया। वीडियो में रिंकू की मां हमलावरों से सिलेंडर छीनती हुई दिखी। हम 5 को मारने आए थे, सिलेंडर तक खोला मेरे घर का, वो तो मैंने खींच लिया। घर में मचे हंगामे के इस वीडियो में डंडे पकड़े कई आरोपियों के चेहरे साफ दिखे। अचानक एक लड़का हाथ में चाकू लेकर रिंकू की तरफ जाता दिखा। रिंकू की मां ने उसके हाथ में चाकू देखते ही उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन खुद को छुड़ाकर वो आगे चला गया। हमलावरों की तादाद कितनी थी, इसका अंदाजा घर के पास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से लगाया जा सकता है। गलियों में अलग अलग जगहों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि 10 से ज्यादा लड़के पूरी तैयारी के साथ रिंकू के घर पहुंचे थे। कई लड़कों के हाथों में बड़े बड़े डंडे दिखे।
और परिवार का दावा यह है कि राम भक्ति ही रिंकू शर्मा की हत्या की वजह बन गई। लेकिन हत्या की जांच कर रही दिल्ली पुलिस का दावा इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि पुलिस मानती है कि 10 फरवरी की रात को रिंकू के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी झगड़े की वजह बनी। इस रेस्टोरेंट को लेकर इसके बंद होने के ऊपर ये झगड़े की शुरुआत हुई है। पुलिस ने अब तक हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हत्या की वजहों पर परिवार और पुलिस की थ्योरी मेल नहीं खाती। वो राम जी को लेके, अपने हिंदू धर्म को लेके वो बहुत कट्टर थे, तो अनबन में इन्होंने धमकियां दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पीड़ित परिवार के घर पर मातम पसरा है। रिंकू की मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के मुताबिक मरने से पहले भी रिंकू के मुंह से राम का नाम ही निकला था। मेरे को क्या क्या मैं यार रो रही थी, बेटा मम्मी जय श्री राम, बस मुझे इंसाफ चाहिए। रिंकू शर्मा के घर के बाहर इंसाफ की मांग करते हुए एक पोस्टर भी लगा दिया गया। और दिन भर रिंकू शर्मा के घर मोहल्ले के लोगों का ही नहीं बल्कि नेताओं का जमावड़ा भी लगा रहा। मातम में डूबे परिवार को सांत्वना देने के लिए कई नेता उनके घर पहुंचे, जिनमें बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी शामिल हैं। हंसराज हंस ने दावा किया कि पुलिस को परिवार का पक्ष सुनना चाहिए। परिवार की सबसे पहले सुनी जाएगी। बच्चा शेयर करता है आके किसी से रंजिश है क्या है। दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस हत्या को राम भक्तों के खिलाफ साजिश बताते रहे। वहाँ पर राम जन्मभूमि का पूजन हुआ, उसके बाद वहाँ यात्रा निकाली गई और उसके बाद इनकी तकरार हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने हत्या को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की। इसको कम्युनल रंग ना दिया जाए, जो भी इस हत्या के पीछे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। रिंकू शर्मा के भाई मन्नू ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर परिवार को सुरक्षा देने की मांग की, जिसके बाद दिन भर रिंकू के घर के पास पुलिस के जवानों की तैनाती रही। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के मौके पर नेटवर्क 18 सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचा। इन इलाकों में बीएसएफ ने आतंकियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए काफी तैयारियां की हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले आतंकी नाले के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करते थे, लेकिन अब अपनी रणनीति में बदलाव करके वो लोग सुरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के हर मंसूबों को नाकाम करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहती हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि धारा 370 हटने की कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद पाकिस्तान कश्मीर घाटी में हिंसा भड़काने को लेकर काफी समय से बेकरार है। हम आ पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा में और आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां पर सबसे लेटेस्ट एक टनल बीएसएफ ने एक्सपोज की है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजीव आपको दिखा रहे हैं कैसे जो ये टनल है बनाई गई पाकिस्तान द्वारा और आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए ये टनल इस्तेमाल होती थी। आप देख सकते हैं 13 जनवरी पूरे एक महीने पहले ये टनल एक्सपोज हुई। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आ पहुँची है। ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की सीमा पर है, सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में, और दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कैसे पाकिस्तानी स्टेट हो, आर्मी हो या रेंजर्स हो, वो अपना कॉन्स्पिरेसी और जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से अब बदल रहे हैं। जो तारों के द्वारा एक घुसपैठ होती थी उसमें अब बदलाव देखा गया है और इन टनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इंटेलिजेंस ने कई सालों से इंडिकेट किया था कि जो यहाँ पर नाले हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में वहाँ से घुसपैठ हो रही है, लेकिन अब जो स्टडीज़ हो रही हैं और जो इंटेलिजेंस गैदर हुई है वो बता रही है कि ऐसे टनल इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 4 से 5 ऐसे टनल का एक्सपोजे हुआ है इस एरिया में और इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान और भी ऐसे टनल पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बना रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान में बहुत डेस्परेशन है कि आतंकवादी, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों या लश्कर ए तोयबा के, उनको जम्मू कश्मीर में कैसे भेजा जाए आतंकवादी हमलों के लिए। लेकिन बीएसएफ मुस्तैदी से इन षड्यंत्रों का मुकाबला इस एरिया में कर रहा है। एलओसी पर भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बीएसएफ के आईजी एनएस जम्वाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि 6 महीने में सांबा कठुआ बॉर्डर पर 4 टनल का पता लगा है, जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ओर से सरकार आतंकियों की मदद कर रही है, क्योंकि बिना सरकार की मदद के कोई भी व्यक्ति एलओसी पर सुरंग नहीं खोद सकता। कोई भी आदमी जीरो लाइन के नज़दीक आके टनल नहीं खोद सकता है। कुछ एक इलाके ऐसे रखे हुए हैं पाकिस्तान की साइड में जो डेलिबरेटली टनल्स खोदने के लिए ही रखे हुए हैं, और कोई भी टनल जो है वो कम से कम 1-2 महीने उसको लगते हैं। तो इतने लोग जीरो लाइन के आसपास में आके टनल खोद रहे हैं, इसमें
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके इस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ दर्शाता है। टनल की अगर आप बनावट को देखते हैं, उसमें जो इंजीनियरिंग एफर्ट लगी हुई है वो एक प्रॉपर ट्रेंड इंजीनियरिंग एफर्ट दिखाती है। तो इससे भी लगता है कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है टेररिस्ट को इंडियन साइड में भेजने के लिए। म्यांमार की सेना ने वहां तख्ता पलट करके जनता के साथ जो ज्यादती की, अब उसके खिलाफ दूसरे देशों में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। थाईलैंड, जापान के साथ अब फिलीपींस में म्यांमार की सेना का विरोध शुरू हो गया और फिलीपींस की राजधानी मनीला में तो लोगों ने अपनी भड़ास निकालने का एकदम अनोखा तरीका अपनाया। वो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए थाली बर्तन पीटकर, सीटी बजाकर सेना के सत्ता हथियाने पर जमकर बरसे। प्रदर्शनकारियों ने 3 उंगलियां दिखाकर लोकतंत्र का समर्थन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने म्यांमार की सत्ता चुनी हुई सरकार को तुरंत लौटाने की मांग उठाई। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में प्रदर्शनकारी बिजली की लड़ियां, एलईडी मोमबत्तियां और दिए लेकर सड़क पर बैठ गए। वहीं कुछ ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर पूरा इलाका रोशन कर दिया। म्यांमार से ताल्लुक रखने वाले करीब 33,000 लोग जापान में रहते हैं। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर वही लोग थे। वहीं म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ आंदोलन की शक्ल ले चुका विरोध प्रदर्शन जंगल की आग तरह फैल रहा है। अब वहां के बागान शहर में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया और पारंपरिक वेशभूषा में सज धजकर सेना की तानाशाही का विरोध करने निकल पड़े। बड़े तो बड़े, कुछ बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सेना से कुर्सी खाली करने की मांग उठाते हुए प्रदर्शनकारी प्राचीन बौद्ध स्तूपों और मंदिरों से होते हुए गुजरे। म्यांमार में सेना ने प्रदर्शनकारियों को चुप रहने की धमकी दी है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि यूनेस्को की जिस हेरिटेज सिटी में लोगों के घर ही पर्यटकों के भरोसे चलते हैं, वहां अपनी कमाई छोड़कर वो सेना के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। मध्य प्रदेश के बैतूल में कंगना रनौत का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। किसानों पर कंगना के लगातार बयान से नाराज कांग्रेस ने राज्य में शूटिंग ना करने की धमकी दी थी और कांग्रेस ने कंगना को माफी मांगने के लिए 12 फरवरी तक का वक्त दिया था। लेकिन जब कंगना ने माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ नारेबाजी की और इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सारनी में जाकर फिल्म धाकड़ की शूटिंग रोकने के लिए निकल पड़े। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर फिल्म के सेट की तरफ बढ़ रहे थे तो वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस। बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गई और 12 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा के पास ये हादसा हुआ। लगातार हम आपको बता रहे हैं, आज धुंध की चादर छाई हुई है जिसके चलते ये हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। धुंध की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई और 12 लोग जिसमें घायल हो गए हैं। कोहरा की वजह ये हादसा हुआ है, 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और ग्रेटर नोएडा के पास ये हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह से ही धुंध पूरी तरह से छाई हुई है, विजिबिलिटी लो रही और जिसके चलते ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पर जिसमें 12 लोग घायल हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा से अमित हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, बेहद दर्दनाक यह हादसा, अभी की ताजा अपडेट बताएं। देखिए, आपको बता दो फरा कि कल से ही लगभग दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ, उसके चलते आज सुबह तड़के कोहरे की जो चादर है पूरे दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। उसी का खामियाजा है कि जो हाईवेज है, हाईवे पे भी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और लगातार हादसे देखने को सामने आ रहे हैं। तो ऐसे ही हादसा अभी कुछ देर पहले हुआ है जो यमुना एक्सप्रेसवे पे हादसा हुआ है, जिसमें लगभग आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए हैं। कारण यही है कि कोहरा था अत्यधिक हाईवे पे, जिसके चलते वाहन टकराए हैं। इसमें एक डबल डेकर बस भी है जो टकराई है। डबल डेकर बस में जो यात्री सवार थे उसमें लगभग 12 यात्री घायल हो गए, जिसमें कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कुछ सामान्य रूप से घायल हुए हैं। जितने घायल यात्री हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मौके पहुंच चुकी है और क्रेनों की मदद से पूरा रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो हाईवे है
वो लेके ग्रेटर नोएडा से और आगरा तक जाता है, तो सबसे पहले प्राथमिकता है हाईवे को साफ सुथरा खोलना, जिससे कोई आगे को कुछ एक्सीडेंट ना हो। तो ये जो पूरी घटना हुई है थाना धनकोट क्षेत्र में हुई है, और जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। जी। कृषि सुधार कानूनों पर चल रहे घमासान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले पद संभालने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस ने किसानों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले नाना पटोले को कई सीनियर नेताओं पर तरजीह देते हुए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना, जिसके बाद वो अपने साथी पदाधिकारियों के साथ ट्रैक्टर चलाते हुए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। इस दौरान ट्रैक्टर की ट्रॉली पर उनके साथी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम ट्रैक्टर पर सवार होकर के अपने कार्यभार ग्रहण करने के लिए जा रही है। ट्रैक्टर से पहले वो बैलगाड़ी पर भी सवार हुए। कुछ दूर तक बैलगाड़ी चलाने के बाद वो फूलों से सजे एक ट्रैक्टर पर सवार हो गए और पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान पटोले ने किसानों से के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। महाराष्ट्र के पूरे किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसी तरह ट्रैक्टर चलाते हुए वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।